हे गाइस, मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए आज नया इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। तो एसेट की रिकॉर्डिंग से करना अपन सीख गए हैं बहुत। अब अपन बात करते हैं कि जब एसेट को राइट ऑफ करना रहता है तो हम आजकल क्या चीज को देखते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इंड एस काम आता है वो है इंड एस 36, यानी कि क्या, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। यानी कि क्या, एसेट्स का जब वैल्यू कम हो जाए या फिर हमको ऐसा लगे कि एसेट्स हमारी जितने की है उससे हमको कम फायदा मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स को बुक करते हैं। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स कौन कौन से एसेट्स के ऊपर ये इंड एस एप्लीकेबल है। तो सारे एसेट्स के ऊपर ये इंड एस एप्लीकेबल है, कुछ को छोड़ के, यानी कि क्या, जो स्पेशल नेचर के है। जैसे कि हमारा जो इन्वेंट्री होता है वो इस इंड एस में कवर नहीं होगा। इसके बाद हमारा जो इंश्योरेंस वाले एसेट्स रहते हैं या हमारे बैंकिंग वाले एसेट्स रहते हैं, ये सब इस इंड एस में कवर नहीं होंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर एसेट्स या फिर जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनते हैं इंड एस 12 में, या फिर इंड एस 19 में जो प्लान एसेट्स रहते हैं, या फिर 109 में जो जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वाले जो एसेट्स रहते हैं, वो सारे उनके ऊपर इंपेयरमेंट नहीं लगेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, सब्सिडरी या एसोसिएट्स होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट आपका इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स का इंड एस लग जाएगा। अब इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स करना क्या है, मतलब हमको इंपेयरमेंट लॉस बुक कब करना है, तो इसके कुछ कंडीशंस है। पहला क्या है कि ये हमेशा लास्ट में आएगा, मतलब इंड एस 36 बोलता है अपन तो लास्ट में आएगा। पहले तुम लोग को जो कर रहा है कर लो, मैं जब आऊंगा तब मैं अपने हिसाब से जो फाइनल डिसीजन मेरे को लेना है वो मैं लूंगा। यानी कि क्या, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, व्हेन टू बुक इंपेयरमेंट लॉस। हमारा सवाल ये, उसका जवाब क्या आता है कि हम सबसे आखिरी में होंगे, आफ्टर रिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। इसके बाद अगर कोई इंडिकेटर बचा आएगा, हम अगर इंडिकेटर अवेलेबल होगा तभी करना है। लेकिन गुडविल है या फिर इंटेंजिबल एसेट्स है, उनका हमको इंपेयरमेंट हर साल करते रहना है। क्योंकि देखो भाई, उस पर डेप्रिसिएशन तो लग नहीं रहा है, तो हम उसको इंपेयरमेंट ही करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तब जाके वो खत्म होगा। बाकी सब एसेट्स में डेप्रिसिएशन तो लग रहा है, तो इसलिए ये एक्सेप्शन में आ गया। इसके बाद अपन बात करें तो इंपेयरमेंट ऐसा नहीं है कि साल के आखिरी में करना है। हमको जिस दिन लगता है कि हमारे एसेट की वैल्यू जो है, हमारी जो अभी एसेट जितने की दिख रही है उतना हमको कमा के नहीं देगा, मत सोचो, इंपेयरमेंट बुक करो। ठीक है, समझ गए ना। अब अपन बात करते हैं कि इंपेयरमेंट लॉस यानी कि क्या। कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स माइनस रिकवरेबल अमाउंट। देखो, यही चीज इस इंड एस का क्रक्स है। क्या बोलता है, इंपेयरमेंट लॉस कब बुक करना है हमको, इंपेयरमेंट लॉस कब बुक करना है हमको। ठीक है, तो इंपेयरमेंट लॉस हमको तब बुक करना है, पहले दो चीज को समझते हैं। एक हो गया कैरिंग अमाउंट, दूसरा हो गया रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट यानी कि क्या, आज मेरे बुक में क्या वैल्यू है, वैल्यू इन बुक्स। भाई बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, बुक्स पे तो एसेट दिखते रहते हैं बड़ी बड़ी वैल्यू में, बट आज के डेट में उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और रिकवरेबल अमाउंट मतलब क्या, एसेट से फायदा, फायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मतलब क्या, हमारे को एसेट से कितना फायदा है, तो ये तो दो तरीके से हो सकता है। या तो हम एसेट को यूज कर सकते हैं या हम एसेट को सेल कर सकते हैं। अगर हम एसेट को यूज करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा, वैल्यू इन यूज। मतलब क्या, एसेट को यूज करने से जो वैल्यू आएगी, वैल्यू इन यूज। एंड अगर हम सेल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू डिस्पोजल। राइट, तो ये हो गया हमारा एसेट, ये हो गई रिकवरेबल अमाउंट। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, जिसमें फायदा ज्यादा, वो हम करते हैं। तो इन दोनों में से जो ज्यादा आएगा, विच एवर इज हायर, उसको बोलेंगे हम रिकवरेबल अमाउंट। एंड कैरिंग अमाउंट इज क्या, वैल्यू जो कि बुक्स में दिख रही है। अब अगर कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से कम है, मतलब क्या, बुक्स में कम दिख रहे हैं और उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो कुछ नहीं मत करो। या तो ये हो सकता है कि आप इसमें रिवैल्यूएशन कर दो। लेकिन इंपेयरमेंट सिर्फ और सिर्फ तभी बुक होगा जब आपका सीए जो है वो रिकवरेबल अमाउंट से छोटा ज्यादा हो जाए। देखो, ऐसे याद रखना है,
इम्पेयरमेंट लॉस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको करने के लिए सीए लगेगा। जब सीए आरए से बड़ा हो जाएगा तो हमको इम्पेयरमेंट लॉस करना है, जब सीए आरए से बड़ा हो जाएगा तो हमको इम्पेयरमेंट लॉस करना है। कॉमन सेंस से सोचेंगे तो क्या है, मेरी एसेट्स की बुक में जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखती है लेकिन मेरे को उससे फायदा कम है, तो मैं इसको इम्पेयरमेंट करके एसेट की वैल्यू को बुक्स में भी कम कर देता हूँ, मेरे को जितना फायदा है मैं उतने में लाके रख दूंगा। तो इसी को बोलेंगे हमारा इम्पेयरमेंट लॉस क्या हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस कितने का होगा, जो आपका कैरिंग अमाउंट है जितने से बुक्स में वैल्यू ज्यादा है, मतलब कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। राइट, एकदम क्लियर है, बहुत इजी है। थोड़ा सा अपने को हर चीजों को सोचना है। एफआर में अगर आप सोच सोच के करोगे तो उतना आसान लगेगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, आपसे चीजें यूं बनेगी। ठीक है, अब अपन बात, तो ये वही चीज लिखी हुई है। इसके बाद अपन बात करें तो एंट्री क्या होगी। एंट्री अपन ना ही अभी तक के कोई भी इंडेक्स में पढ़े ना ही आगे पढ़ेंगे। एंट्री बहुत ही बेसिक है, क्या है, लॉस को बुक करो, एसेट्स को कम करो। राइट, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व बना हुआ है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से इंपेयरमेंट लॉस, समझ गए। अब अपन बात करते हैं, अगर कैरिंग अमाउंट हमारा जो है, यानी कि क्या कैरिंग अमाउंट हमारा रिवाइज्ड क्या बोला जाएगा, तो जितना कैरिंग अमाउंट है उसमें से इंपेयरमेंट लॉस लगा तो ये रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो गई, और फ्यूचर डेप्रिसिएशन जो है वो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के हिसाब से लगेगा। रिवाइज्ड और डीटीए डीटीएल भी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट के हिसाब से बनेगा। ठीक है, अब जो दो चीज के बारे में बात किया हम, फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज, ये दोनों कैसे निकलेंगे इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो फेयर वैल्यू के लिए हमको दिमाग ही नहीं लगाना है, एक नया इंडेक्स पढ़ेंगे, इंडेक्स 113, वो बता देगा कि आपको फेयर वैल्यू कैसे करना है। राइट, बचा क्या, अगर कॉस्ट टू डिस्पोजल की बात करूं तो कॉस्ट टू डिस्पोजल में आपका आएगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, लीगल कॉस्ट। लेकिन क्या नहीं आएगा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, हमारा कोई भी इनकम टैक्स है तो वो हमारा इसमें नहीं आएगा, और कोई भी अगर फाइनेंस चार्ज है तो ये दोनों चीज आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट में नहीं लेना है। इसके बाद क्या बोलता है कि जो ड्रॉल है उसको हमको फेयर वैल्यू में एडजस्ट नहीं करना है। सिंपल सा रीजन है, एडजस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम जब इंपेयरमेंट लॉस निकालेंगे तो जब हम कैरिंग अमाउंट लेंगे तो उसमें ऑलरेडी ड्रॉल को माइनस कर दे रहे हैं। समझो बात को, हमारी एसेट्स की वैल्यू मान लो आज 1000 रुपए की एसेट है। राइट, हमारी 1000 रुपए की एसेट्स के पीछे में अगर हम बात करें तो हमने 200 रुपए का प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग बना के रखा है, मतलब ड्रॉल का प्रोविजन 200 रुपए का है। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरी रिकवरेबल अमाउंट आज के डेट में 800 रुपए है, यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा फेयर वैल्यू 800 रुपए है, तो मैं सीटीडी में ड्रॉल को नहीं लूंगा। क्यों, ये सॉरी रिकवरेबल अमाउंट को 700 मान लो। ठीक है, तो मैं सीटीडी में ड्रॉल को नहीं लूंगा क्योंकि जब मैं कैरिंग अमाउंट निकालूंगा आज की तो मैं ऑलरेडी 1000 माइनस 200 करके कैरिंग अमाउंट आज के 800 ही निकालूंगा, और मैं 800 को डायरेक्ट 700 से कंपेयर करके 100 रुपए का इंपेयरमेंट लॉस को बुक कर दूंगा। समझ में आ गया, हम डायरेक्ट 700 को 800 से कंपेयर करते हैं, तो हमको इसकी जरूरत नहीं। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कैसे निकालना है, तो वैल्यू इन यूज का सिंपल सा मेथड, इकोनॉमिक बेनिफिट कितना हो रहा है। तो इकोनॉमिक बेनिफिट एक ही साल में तो नहीं होगा, ये साल दर साल में होगा। तो जो जो साल में जितना जितना अमाउंट हमको इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है उसको बढ़िया सा टेबल बना के लिखो, नीचे में डिस्काउंटिंग फैक्टर डालो, जो भी आपका रेट दिया रहेगा उसे डिस्काउंट करो, आज के रेट में वैल्यू निकालो, उसको कंपेयर करो, बात खत्म। डिस्काउंटिंग कौन से रेट से करना है, तो हमेशा याद रखना कि हम प्री टैक्स रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे। जनरली हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिस्काउंटिंग करते हैं। अब क्या क्या इसमें इंक्लूड नहीं करना है, वही इनकम टैक्स, वही फाइनेंस चार्ज, और वही आपका जो भी रिकवरेबल या पेबल प्रोविजन फॉर ड्रॉल वाला रहेगा, इसको इंक्लूड नहीं करना है। राइट, अब बात करते हैं कि अगर वैल्यू इन यूज जो हमारा है ये अगर फॉरेन, अगर वैल्यू इन यूज हमारा जो है वो फॉरेन करेंसी में दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो क्या करो, वैल्यू इन यूज को तुरंत करंट के स्पॉट रेट से कन्वर्ट कर लो। वैल्यू इन यूज मतलब 500 500 500 ऐसे कुछ दिया हुआ है, तो उसको आज के स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे बुक होगा, कैरिंग अमाउंट को हमेशा अपन लेते हैं ट्रांजैक्शन डेट, मतलब जिस डेट है, जो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन रहेगा, जिस दिन हमने एसेट्स खरीदी या फिर जो भी ट्रांजैक्शन डेट रहेगा उस दिन का। और रिकवरेबल अमाउंट को हम किस में लिए, स्पॉट रेट में लिए, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इसमें से एक चीज को अलग डिस्क्लोज करना पड़ेगा। यानी कि देखो, मान लो मैंने आज बीच में एसेट्स खरीदी, उस दिन ट्रांजैक्शन मेरा डॉलर का रेट 80 रुपए था और आज मेरा स्पॉट रेट 70 रुपए, तो ये जो 10 रुपए का डाउनफॉल आएगा, ये तो किसके कारण आ रहा है, डॉलर के कारण आ रहा है। तो इसको हम अलग से डिस्क्लोज करते हुए चलेंगे, चेंजेस ड्यू टू एक्सचेंज डिफरेंस। एंड बैलेंस जो रहेगा वो आपका असली में चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स है, राइट। अब अपन बात करें, अगर वैल्यू रेंज में आ गई, ठीक है, वैल्यू इन रेंज है, मतलब वो इतना भी कमा सकता है, इतना भी कमा सकता है, इतना भी, तो हम क्या करेंगे, उसका सिंपल सा चीज है, वेटेड एवरेज लो, बात आगे बढ़ो, ठीक है। अब इस इंड एएस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन रिलेटेड, तो हमको इसको एकदम आराम से समझना है, कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डिस्कशन करेंगे अपन, कैश जनरेटेड यूनिट क्या होता है, क्या चीज है, कैश जनरेटिंग यूनिट। गाइस, मैं आप लोग का बढ़िया टाइम पास कर दिया, चलो चालू करते हैं। हम बात कर रहे हैं कैश जनरेटिंग यूनिट की, ठीक है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है, जैसे कि ऐसा यूनिट जो कि कैश को जनरेट करे, राइट। तो कैश जनरेटिंग यूनिट कुछ और नहीं है, कैश जनरेटिंग यूनिट इज डेट मींस अ लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो कि लार्जली इंडिपेंडेंट है अदर एसेट्स का। यानी कि क्या, मान लो कि मेरी कंपनी में एक मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या होता है कि पहले 1 से जाके 2 में जाता है और 3 में जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं उसको 4 में डालता हूं और उसके बाद मैं उसको सेल आउट कर देता हूं। बट मैं चाहूं तो उसको 3 के बाद भी सेल आउट कर सकता हूं, इसका भी मार्केट है, ओपन मार्केट इसका भी है, ठीक है। तो मेरा, लेकिन मैं 1 और 2 का जब एसेट्स को बेचने जाऊं तो ये नहीं बिकेगा। तो मेरा क्या हो गया कि ये तीनों मेरा मिलके ही एक एसेट बन रहा है, मतलब ये तीनों में जब तक कि मैं एक साथ प्रोसेस नहीं करूंगा तब तक कि मेरी एसेट बिकेगी नहीं। तो ये मेरा हो गया स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट, मतलब ये दोनों एसेट की मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है जब तक कि वो थर्ड एसेट में ना जाए, राइट। तो ये हो गया मेरा स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ एसेट, और इन्हीं को मैं बोलता हूं कि ये मेरा सीजीयू हो गया। लेकिन इसमें ये फोर्थ वाला यूनिट जो है ये नॉट इंक्लूडेड है, राइट। तो कैश, तो क्या हुआ, वापिस एक बार डेफिनेशन को देखो, मतलब डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको ये याद करने के लिए लिख के रखूं, क्या स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, हम 4 को नहीं लिए, थर्ड को लिए क्योंकि वो सबसे छोटा हो रहा है। आइडेंटिफाइबल, जहां पे वो प्रोडक्ट की हमको वैल्यू मिले, यानी कि 1 और 2 में वैल्यू नहीं मिल रही थी, 3 में जाके वैल्यू मिली, तो 1 2 3 तीनों मिलके हुआ ग्रुप ऑफ एसेट, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एसेट है जो जनरेट करेगा हमारे लिए कैश फ्लो, लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट, ये दूसरे एसेट से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो अब सीजीयू बनाते टाइम कैसे समझेंगे कि ये सीजीयू है कि नहीं, तो अपने दिमाग में अपने को पहला क्वेश्चन करना है, क्या ये लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एसेट्स है, मतलब दूसरे एसेट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा ये ग्रुप। तो अगर यस, इसका आंसर आ गया, मान लो यस, जैसे कि ग्रुप को छोड़ोगे, मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि क्या मेरा एसेट नंबर 4 इंडिपेंडेंट है बाकी से, हाँ यार एसेट नंबर 4 तो मेरा इंडिपेंडेंट था, क्योंकि वो तो अपना अलग से, वो जब 3 का ओपन मार्केट है वो प्रोडक्ट ला भी सकता है, कोर्ट में प्रोसेस करके बेच भी सकता है। तो मेरा 4 क्या है, आइडेंटिफाइबल एसेट है, अगर है तो उसका हमेशा एसेट बेसिस में इंपेयरमेंट होगा, मतलब इंडिविजुअल एसेट बेसिस में, यहाँ पे सीजीयू नहीं बनेगा। लेकिन अगर मेरा आंसर आता नो, तो फिर मैं करता दूसरा सवाल आपका, आपके स्क्रीन पर, क्या क्या उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल वैल्यू इन यूज है। नेग्लिजिबल वैल्यू इन यूज कब कब हो सकता है, हमको जब लग रहा है एसेट्स का वैल्यू एकदम कम है, या फिर हम उसको बेचने वाले हैं बहुत जल्दी, और या तो वो डैमेज हो गया और मैनेजमेंट उसको रिप्लेस करने वाली है,
अगर ये तीनों कंडीशन लग रही है तो भाई वो एसेट तुम्हारे सीजीयू में काम क्या आएगी? अगर तुमको ये तीनों कंडीशन लग रही तो वो एसेट सीजीयू में काम ही नहीं आएगी। तो अगर ये तीनों कंडीशन भी पास हो गया तो भी हमको इंडिविजुअल एसेट बेसिस में करना है। लेकिन अगर ये भी फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? सीजीयू बना देंगे। अब क्या होगा? सीजीयू मान लो बन गई तो एसेट 1 2 3 तीनों का कैरिंग अमाउंट को हम एक साथ प्लस करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि हमको इसको राइट ऑफ करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब जैसे कि अभी ये वाला पॉइंट एक बार मैं बता दूं, समटाइम एसेट्स हैज आउटपुट, ठीक है, बट सेलिंग आउटपुट टू इंटरनली अदर प्लांट। हम बाहर नहीं बेच रहे हैं और सिर्फ इंटरनल प्लांट को कर रहे हैं। मतलब अगर 3 का है आउटपुट मार्केट लेकिन वो सिर्फ 4 को ही बेच रहा है, बाहर नहीं बेच रहा है, तो भी 3 को हमको किसमें? इंडिविजुअल एसेट बेसिस में ही करना पड़ेगा 4 को, क्योंकि ओपन मार्केट है ना भाई। बात खत्म। ओपन मार्केट है अगर उसका तो फिर रिकवरेबल अमाउंट और जो लेंगे वो ओपन मार्केट प्राइस के हिसाब से लेंगे, ना कि इंटरनल प्राइस के हिसाब से। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करना है इम्पेयरमेंट लॉस का इन केस ऑफ सीजीयू। ठीक है। तो सबसे पहले अपन करेंगे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट और इम्पेयरमेंट लॉस को बुक कर देंगे। एकदम इजी है। अब बात को समझो, अगर इंडिपेंडेंट एसेट रहा तो भाई खुद का निकालना, तेरे को सीजीयू के कोई मतलब नहीं है। अगर नेग्लिजिबल वैल्यू हुआ तो भाई तू सीजीयू का पार्ट बनने के लायक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, हेल्ड फॉर सेल है, तो भाई तू रिस्पेक्टिव एसेट्स अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कर, तू हमारे में आई मत। तू हेल्ड फॉर सेल पड़ा है, तू चाह रहे मैं तेरे ऊपर इंपेयरमेंट भी करूं? ना 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 ना, तू निकल। नो 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 नो। लेकिन अब बात करते हैं, अगर कोई गुडविल है, अब क्या करें? गुडविल कौन से सीजीयू का पार्ट है, कैसे पता करें? तो सबसे पहले ये सोचो, क्या कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कोई सीजीयू है? कोई गुडविल मैं कोई स्पेसिफिक प्रोसेस से एलोकेट कर सकता हूं? अगर हाँ तो भाई सीधा सीधा आप उसका निकाल लो ना। यानी कि क्या, कितने में सीजीयू खरीदे, कितना आइडेंटिफाई नेट एसेट्स है उसका, तो आपको गुडविल निकल गया, उसी सीजीयू का पार्ट माने। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो आइडेंटिफाई कि कौन से एसेट, कौन से सीजीयू यूनिट का ग्रुप मेरा गुडविल बनेगा, तो आप सीधा सीधा उसको नॉन आर्बिट्ररी, मतलब कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं, जो नॉन आर्बिट्ररी एक बेसिक रेशियो आएगा उस रेशियो में बांट दो। ये दिया रहे, दिमाग मत लगाओ। ठीक है। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो फिर जो लार्जर सीजीयू रहेगा, जो बड़ा सीजीयू रहेगा, उसको दे दो। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इम्पेयरमेंट लॉस, अब अगर ऐसा केस है तो सबसे पहले आप इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करोगे किससे? सबसे पहले आएगा गुडविल भैया। गुडविल भैया हम पहले गुडविल से एडजस्ट कर लेंगे, बाकी जो डिफरेंस बचा उसको एसेट को नॉन आर्बिट्ररी रेशियो में बांट देंगे। ठीक है। ये याद रखना भाई, ये आपका एग्जाम में गलत हो सकता है, इसको हमको समझ के चलना है। क्या होता है कि जब हम एसेट्स को ऐसे सीजीयू में बांटते हैं तो कई एसेट्स का क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है। मैं एक सीजीयू बनाता हूँ, मेरा सीजीयू है, उसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है। इसकी कैरिंग अमाउंट 100 है, इसकी 70 है, इसकी 80 है, इसकी 90 है, राइट। और इसका अपन मान लेते हैं 110 है। ठीक है। तो मेरा टोटल वैल्यू कितना हो गया? 110 और 90 200, 300 और 450। ठीक है। और कैरिंग अमाउंट इसका मान लेते हैं अपन कि पहले की 95 है, दूसरे की 60 है, तीसरे की 40 है, इसकी 50 है और इसकी 90 है। ठीक है। अब अगर हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है? 90 90 180 180 और 240 240 और 60 335। ठीक है। तो आपका इम्पेयरमेंट लॉस कितने का आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, सॉरी भाई ये कैरिंग अमाउंट है, ये रिकवरेबल अमाउंट है, तो लोगों से तो लिख क्या रहे हैं। ठीक है। तो 115 रुपए का इसका क्या आ गया? इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब 115 रुपए को मान लो हम इस रेशियो में बांट दिए। ठीक है। तो मैं अभी कुछ भी बांट रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, बस इसको अपने को बांटना है इस रेशियो में। ठीक है।
लेकिन मैं अभी कुछ भी बांट दे रहा हूँ 115 रुपए को। मान लो इसका 20 आया, इसका 10 आया, इसका 12 आया, इसका 15 आया, इसका 50 आया, कुछ भी मान लो अभी। ठीक है, तो मान लो अभी 100 माइनस 20 हुआ 80, लेकिन ये 80 आ ही नहीं सकता क्योंकि इसका रिकवरेबल अमाउंट खुद का जब 95 है तो आप इसको 80 कैसे लिख सकते हो? तो इसलिए ये 95 से कम नहीं होगा और जो बचेगा उसको हम बाकी एसेट्स में वापस बांट देंगे। समझ गए? दूसरे एसेट्स में हम बांट देंगे लेकिन हम इस एसेट्स में नहीं बांट सकते उसको। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर एसेट्स के रिकवरेबल अमाउंट से वो कम नहीं हो सकता, यही चीज बोलना चाह रहा है। और एग्जाम में क्या होता है कि अपन ये चीज को ध्यान नहीं देते, अपन लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, हमारा काम खत्म, हमको दिमाग ही नहीं लगाना है। नॉन आर्बिट्रेरी रेशियो का मतलब क्या होता है कि कैरिंग अमाउंट इनटू रेसिडुअल लाइफ, जितना बचा हुआ है डिवाइडेड बाय रेशियो जो आएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इम्पेयरमेंट के लिए इंडिकेटर क्या रहेंगे। तो देखो एसेट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। पहले नॉर्मल एसेट्स की अगर हम बात करें तो कुछ एक्सटर्नल रहते हैं, इंटरनल रहते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो मार्केट रिलेटेड रहते हैं, मार्केट का प्राइस कम हो जाना या एडवर्स मार्केट इंपैक्ट हो जाना, या फिर आपका क्या हो सकता है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, या फिर आपका कैपिटलाइजेशन रेट कम हो गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी पहुंच कम होती जा रही है। ठीक है, या फिर इंटरनल क्या हो सकता है कि डैमेज हो गया एसेट तो करना पड़ेगा, एसेट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, या प्लान कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग करना है, तो ये सब केसेस हो गए। अब बात करते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर एट कॉस्ट वाला है तो उसमें कैसे पता चलेगा। मान लो कि हमको डिविडेंड दे रहे हैं और हम डायरेक्ट डिविडेंड को पीएल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम डिविडेंड को डायरेक्ट इनकम मान रहे हैं, हम उसको जो इक्विटी मेथड है वो लगाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हो गया, हम डायरेक्ट उसको ये मान के चल रहे कि अब हमारा ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो उस केस में हमको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। अब अगर बात करें तो अगर एंटिटी के पास गुडविल है, अदर इंटेंजिबल एसेट है, तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग एनुअली करना ही है, इंडिकेटर हो या ना हो। अब अगर आगे बात करते हैं कि रिवर्सल कब होगा, तो रिवर्सल हमेशा तभी होगा जब इंडिकेटर हो। अगर इंडिकेटर नहीं है, नो इंडिकेटर मींस नो रिवर्सल। और रिवर्सल कहां तक के होगा भाई, या तो मैं अगर मान लो मैं नहीं करता ये इंपेयरमेंट एक्टिविटी, तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट रहता या आज मेरा जो रिकवरेबल अमाउंट आ रहा है विच एवर इज लोअर जो वहीं तक के होगा। यानी कि रिवर्सल आपका रिकवरेबल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट, या फिर कैरिंग अमाउंट अगर नहीं करते तो इन दोनों में से जो भी आपका लोअर रहेगा उतना ही आपको पीएल में एडजस्ट करना है और डेप्रिसिएशन और डीटीए फिर चेंज हो जाएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में हमको क्या क्या करना है, हमको इम्पेयरमेंट में ये बताना है कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस इन पीएल या फिर रिवर्सल, रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवर्सल, सेगमेंट वाइज बताना है, डिटेल ऑफ गुडविल बताना है, प्लस डिटेल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस की इंडिकेटर क्या था, हमारा एजम्पशन क्या, डिस्काउंट रेट जो हम कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू इन यूज वगैरह का, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, सीजीओ इफेक्टेड, ये सब सारी चीजों को बताना है। इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है ये मैं आप लोगों को पहले बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिवीजन वीडियो डालूंगा, उसके बाद मैं एक सप्लीमेंट्री वीडियो डालूंगा आपको इंड एस 36 और इसका बिजनेस कॉम्बिनेशन का मिक्स वाले का, तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको बोलूंगा कि ये फसना में है क्या, फेयर वैल्यू में है क्या, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अपन आज का रिकॉर्डिंग को यहीं पे रोकते हैं गाइज। मैं अब ट्राई करूंगा कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरा भी रिजल्ट आया था, मैं सीए भी बन गया हूं, तो थैंक यू गाइज। और अपन इसी तरीके से मन लगा के पढ़ते रहेंगे। तो फिर क्या है, अपने को एफआर बहुत इजी करना है। एफआर लास्ट डे रिवीजन के हिसाब से मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। इंडिया 36 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, पर उसको भी हमने 23 मिनट्स में सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर हम एक लास्ट टॉपिक को छोड़ दे, उसके अलावा हमने सारा कुछ कवर कर लिया। मैं कोशिश करूंगा कि अब जो आपको ये वीडियोस दे रहा हूँ इसके साथ एक एक दो न्यूमेरिकल भी मिक्स करते जाऊं, ताकि उससे क्या होगा कि अपने को साथ साथ में अगर न्यूमेरिकल भी बना लेंगे तो अपना यहीं पे खत्म होते जाएगा। मैं नोट्स को अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर दूंगा, जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है वो नोट्स के लिए जुड़ सकता है। मैं आखिरी में ये भी करूंगा कि मैं सारे नोट्स को एक बार आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में तो दे ही दूंगा, ताकि आप लोग जिनको ये वीडियो हेल्पफुल लगे वो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और जिनको ये वीडियो नहीं भी देखना है वो भी मेरे नोट्स यूज कर सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कर सकते हो, नाम लिखा हुआ है स्टडी विद आकाश, और हमको इसी तरीके से पढ़ते रहना है और हम जरूर सीए बनेंगे गाइस, कम ऑन।